क्या आप कभी गलत पते पर पहुंचे हैं या फिर एक ऐसी जगह जहां से वापस आना नामुमकिन हो? मेरा नाम है नैना और मैं एक पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी में डिलीवरी एजेंट थी। हर रोज़ की तरह जाने कितने अनजान घरों में पिज़्ज़ा डिलीवर करती थी। हर रोज़ एक नए डर के साथ और एक नई उम्मीद के साथ कि कुछ गलत ना हो। और आज भी एक ऐसा ही पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया। आमतौर पर मैं डिलीवरी लोकल एरिया में करती थी, लेकिन ये घर शहर से थोड़ा दूर था। चाहे कितना भी डर हो, हम डिलीवरी से इनकार नहीं कर सकते। मैं पिज़्ज़ा को अपने स्टोरेज कंटेनर में डालकर निकल चुकी थी एक अनजान रास्ते की तरफ। लेकिन शहर को पार करते ही यहाँ का मौसम थोड़ा अजीब सा था। 20 फीट चौड़ी इस सड़क पर मैं अकेली अपने बाइक पर ड्राइव कर रही थी, जहाँ दाईं तरफ जंगल था और बाईं तरफ करीब 50 फीट की दूरी पर घर बने हुए थे। मैंने ये जगह पहले कभी नहीं देखी और बहुत अकेलापन महसूस करवा रही थी ये जगह। मेरा ध्यान बाईं तरफ के जंगल और दाईं तरफ के सुनसान घरों की तरफ बार बार जा रहा था। बल्कि माँ हमेशा कहती थी कि ध्यान सीधा सड़क पर होना चाहिए। यही वजह थी कि काली बिल्ली जाने कहाँ से मेरे बाइक के नीचे अचानक से आ गई और मैंने तुरंत बाइक रोकी। उस बिल्ली का पैर मेरे बाइक के टायर के नीचे आने की वजह से उसके पैर से खून निकल रहा था और वो दर्द से रो रही थी। मैंने तुरंत बाइक से उतरकर जैसे ही उस बिल्ली को छुआ, उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और चिल्लाते हुए सामने जंगलों की तरफ भागने लगी। उसके पैरों से निकले खून ने सड़क पर निशान छोड़ दिए थे और वो जंगलों में कहीं गायब हो गई। और मेरी माँ के अनुसार ये कोई शुभ संकेत नहीं था। मैं डरते हुए वापस अपनी बाइक पर बैठी। एक पल के लिए मुझे ख्याल भी आया कि मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं पिज़्ज़ा डिलीवर किए बिना वापस नहीं जा सकती थी। और अपने मन की बात ना सुनते हुए मैं आगे बढ़ी और आखिर उस घर तक पहुंच ही गई जहां मैंने पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। बाहर से देखने में वो घर काफ़ी बड़ा था और कुछ पुराने स्टाइल का भी। उसके सामने जंगल और आसपास करीब 100 फीट तक कोई दूसरा घर नहीं था। मैंने अपने कंटेनर से पिज़्ज़ा निकाला और उस घर के दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैंने घर की डोरबेल बजाई और कुछ सेकंड इंतज़ार करने के बाद कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने चेक करने के लिए जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, मुझे एहसास हुआ दरवाज़ा तो पहले से ही खुला था। मैंने उस दरवाजे को थोड़ा और खोला और आवाज़ लगाते हुए उस घर के अंदर प्रवेश किया। मेरे घर में दाखिल होते ही दरवाज़ा अपने आप पीछे से बंद हो गया और मैंने घबराते हुए वापस दरवाजे की तरफ देखा और खुद को तसल्ली दी कि शायद ये दरवाज़ा ऑटोमेटिक होगा। अचानक मुझे पीछे से किसी कमरे में से एक औरत और बच्चे के खेलने की आवाज़ें आने लगी। मैंने वापस घर की तरफ देखा। जितना चौड़ा उस घर का मेन दरवाज़ा था, उतने ही चौड़े फर्श पर मैं खड़ी थी और फर्श करीब 50 फीट लंबा था। और फिर एक दीवार जिस पर बहुत अजीब सी तस्वीर टकी हुई थी। उस दीवार के दाएं और बाएं तरफ कमरे थे और मेरे हिसाब से उस औरत और बच्चे की आवाज़ बाईं तरफ के कमरे से आ रही थी। जिस घर के अंदर मैं थी, उस घर को एक वीरेंद्र नाम का आदमी बाहर से जंगल के कोने पर खड़ा होकर देख रहा था। उसके माथे पर भूरे रंग की पट्टी बंधी हुई थी जिस पर खून के धब्बे थे। उसने मोबाइल को अपने कानों पर लगाया और कहा, वो अंदर आ चुकी है, ख़त्म करो इसे। इतना कहते ही वीरेंद्र ने फ़ोन काट दिया और अपने माथे पर बंधी पट्टी को सरकाते हुए अपनी आंखों पर कर लिया और उस घर की तरफ जाने लगा। मैं अब भी डरी हुई थी, क्योंकि अब भी मुझे उस कमरे से एक औरत और बच्चे के खेलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं खुद को हिम्मत देते हुए उस कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे जैसे मेरे कदम उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, उस औरत और बच्चे के खेलने की आवाज़ें भी बढ़ रही थी। चलते चलते मैं चिल्ला रही थी, क्या कोई है उस कमरे में? मैं पिज़्ज़ा लाई हूँ, आपने मंगवाया था।
मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अचानक से उस कमरे से उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे वो किसी मुसीबत में हो। मैंने अपने हाथ में पकड़े पिज़्ज़े को वहीं फेंका और कमरे की तरफ भागते हुए गई और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था। मैं कमरे के थोड़ा और अंदर गई और देखा कि सामने टीवी चल रहा था, जिसमें उसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और गुस्से में आकर उस टीवी को बंद कर दिया। जिस दरवाजे से मैंने प्रवेश किया था, अचानक वहाँ से किसी के भागने की आवाज़ आई। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे ना तो कोई इंसान भाग रहा था और ना ही कोई जानवर। मैं बहुत डर गई और भागते हुए उस कमरे से बाहर आ गई और जिस दरवाजे से मैंने इस घर में प्रवेश किया था उस तरफ भागने लगी। मैंने वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी पर वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मैं चिल्ला रही थी और मदद के लिए गुहार लगा रही थी। कभी दरवाज़ा खटखटा रही थी तो कभी उस पर लात मार रही थी, लेकिन दरवाज़ा ना तो खुल रहा था ना ही कोई मदद के लिए आ रहा था। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और देखा उस पर कोई नेटवर्क ही नहीं था। तभी मुझे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। अगर कुछ दिख रहा था तो सामने दीवार पर टंगी वो अजीब सी तस्वीर। मैंने चिल्लाते हुए कहा, कौन है वहाँ? सामने आओ। तभी मैंने देखा एक लड़की 4 पैरों वाले जानवर की तरह दौड़ते हुए बाईं तरफ के कमरे से निकलकर दाईं तरफ के कमरे में प्रवेश कर रही थी। ये इतनी तेज़ी से हुआ कि मेरी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने क्या देख लिया। उस लड़की के बाल खुले हुए थे और उसने नीले रंग की पेशेंट वाली ड्रेस पहनी हुई थी। मेरा गला सूख रहा था और सिवाय उस कमरे में जाने के मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे तैसे मैं हिम्मत कर उसी कमरे की तरफ जाने लगी जिसमें वो लड़की गई थी। जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया तो देखा सामने एक लड़का मेरी तरफ पीठ किए खड़ा हुआ था। वो खिड़की के ज़रिए बाहर की तरफ देख रहा था। उस लड़के के बगल में चारपाई पड़ी हुई थी और इसके अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ मुझे कोई लड़की नहीं दिखाई दी जिसका पीछा कर मैं यहाँ पहुँची थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिस दरवाजे के पास मैं खड़ी थी उसी दरवाजे के ऊपर बनी एक छोटी सी छत पर वही लड़की बैठी मुझे घूर रही थी। उसके बाल खुले होने की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अचानक से वो लड़की छत से कूदी और 4 पैरों वाले जानवर की तरह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने तुरंत वापस दरवाजे की तरफ देखा और इसे खोलने की कोशिश भी की और चिल्लाते हुए कह रही थी, खोलो, कौन हो तुम? मुझे बाहर जाने दो प्लीज़। तभी मेरे कानों में उस लड़के की आवाज़ पड़ी और उसने कहा, कितने अजीब होते हैं ना रास्ते। हम नहीं जानते कि हमें कहाँ पर ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं। मैंने वापस उस लड़के की तरफ देखा। वो अभी भी खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। मैंने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? खिड़की की तरफ देखते हुए उस लड़के ने कहा, रोशनी। कितना वक्त हो गया रोशनी नहीं देखी मैंने। मुझे समझ नहीं आया कि वो लड़का क्या कहना चाहता था और मैंने पूछा, रोशनी? रोशनी मतलब? वो लड़का मेरी तरफ मुड़ा और मैं ये देखकर हैरान रह गई। मेरे पांव तले से ज़मीन खिसक गई। उस लड़के की आंखों पर भी भूरे रंग की पट्टी बंधी हुई थी और जिस तरफ दोनों आंखें थी वो हिस्सा पूरी तरह से खून से भीगा हुआ था। ये देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, भगवान, इंसान या हैवान। मैं ना ही डरी हुई थी और ना ही निडर थी। मैं ना ही वहाँ रुकना चाहती थी और ना ही वहाँ से जाना चाहती थी और इसलिए मैंने उससे पूछा भी कि मुझसे क्या चाहते हो तुम? उस लड़के की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मेरी तरफ इस तरह से देख रहा था जैसे मुझे देख पा रहा हो। उसकी आंखों से खून निकल रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। उस लड़के ने कहा, हर इंसान की कोई ना कोई उम्मीद होती है।
और मेरी उम्मीद तुम हो। तुम भगवान हो मेरे लिए। सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मैं कब से। तुम एक रोशनी हो जो मुझे इस अंधेरे से आज़ाद कर सकती है। जब जब इंसान की ज़िंदगी में अंधेरा आता है तो भगवान हर बार किसी ऐसे इंसान को भेजता है जो उसे अंधेरे से बाहर ला सके। और भगवान ने तुम्हें भेजा है मुझे आज़ाद करने के लिए। यू आर द मैसेंजर ऑफ गॉड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का क्या कहना चाह रहा था, सिवाय एक चीज़ के कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। और मैंने पूछा भी, मुझसे क्या चाहते हो तुम? मैं क्या ही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? उस लड़के ने कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो मेरे लिए, और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुम यहाँ आई नहीं हो, यहाँ लाई गई हो। उस रोशनी ने तुम्हें भेजा है मेरी मदद करने के लिए। वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था और मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों पर खून से रंगी हुई ये पट्टी और उसकी आंखों से निकल रहा ये खून मुझे उसके लिए दर्द महसूस करवाने लग गया था। उसने मुझे दोनों कांधों से पकड़ा और कहा, क्या तैयार हो मेरी मदद के लिए? लेकिन मुझे क्या करना होगा? तुम्हें सिर्फ मेरी आंखों में देखना होगा। तुम्हें सिर्फ मेरे दर्द को देखना होगा, मेरी पीड़ा को देखना होगा और मेरे इंतज़ार को देखना होगा। मैंने कहा कि क्या तुम इससे ठीक हो जाओगे? सर हिलाते हुए उस लड़के ने कहा, बिल्कुल। मैं नहीं जानती थी कि मैं उसकी मदद क्यों कर रही थी, मैं यहाँ क्यों थी, लेकिन उसकी बातें इतनी गहरी थी कि जैसे मैं एक समंदर के सामने खड़ी थी। कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ देखते हुए उस लड़के ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को नीचे किया और मैंने देखा कि उसकी आंखें तो थी ही नहीं, दोनों आंखों में एक गहरा काला खड्डा था और बस उसमें से खून निकल रहा था। मैं फिर भी उसकी आंखों वाले हिस्से की तरफ देखती रही और कहा, तुम्हारी तो आंखें ही नहीं हैं, क्या हुआ इन्हें? क्या हो तुम? मैं उस लड़के की आंखों की तरफ करीब 10 सेकंड तक देखते रही और अचानक से वो लड़का हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी लालच से भरी थी जैसे उसे जो चाहिए था मिल गया। अचानक से मेरी आंखों में दर्द होने लगा और वह दर्द इतना तेज था कि मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाने लगी और कहा, मुझे दर्द हो रहा है, ये क्या कर दिया तुमने? वो लड़का भी दर्द से चिल्लाने लग गया। दर्द में चिल्लाते हुए हम दोनों घुटनों के बल बैठ गए। दोनों ही दर्द में चिल्ला रहे थे। मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी और मेरी आंखों में से खून निकल रहा था। मैं दर्द से और चिल्लाने लगी। जितनी जोर और दर्द से मैं चिल्ला रही थी उतने ही दर्द और जोर से वो लड़का भी चिल्ला रहा था। अचानक से वो लड़का फिर से हंसने लगा और मैं दर्द में चिल्लाती रही। हंसते हंसते उस लड़के ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। उसकी हंसी बढ़ती गई और मेरा दर्द। तभी उस लड़के ने अपने चेहरे से अपना हाथ हटाया और उसकी आंखें वापस आ चुकी थी, एकदम सामान्य आंखें, जैसे कभी गायब ही नहीं हुई थी। खामोश होकर वो लड़का मुझे तड़पता हुआ देख रहा था और मैं दर्द से चिल्ला रही थी। जैसे तैसे कोशिश कर मैंने भी अपनी आंखें खोली, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखें गायब थी और आंखों की जगह एक गहरा काला खड्डा और उसमें से खून निकल रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, इतना कि मैं बयां भी नहीं कर पा रही थी। मैंने रोते हुए कहा, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी आंखें कहाँ गई? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे वापस जाना है, प्लीज़ मुझे मेरी आंखें वापस दे दो, प्लीज़। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी और वो लड़का मुझे खामोशी से देख रहा था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ चेहरा किया, उसने तुरंत अपनी आंखों को फिर से उसी पट्टी से ढक लिया। घुटनों के बल बैठकर उसने मुझसे कहा, मैंने कहा था ना
कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। देखो, तुमने कर दी। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं रो रही थी और ख़ुद को कोस रही थी। आज अगर मैंने अपनी मन की सुनी होती तो यहाँ कभी नहीं आती। मेरी आंखों से खून निकल रहा था। मैं चिल्ला रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा था, लेकिन मैं इतना जानती थी कि मैंने किस दिशा से इस घर में प्रवेश किया था। घुटनों के बल बैठी मैं दरवाजे की तरफ मुड़ी और सामने हवा में हाथ मारते हुए उस कमरे के दरवाजे को खोला। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं रो रही थी, मेरी आंखों से खून लगातार निकल रहा था, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत कर उस मेन दरवाजे की तरफ जा रही थी जहां से मैंने इस घर में प्रवेश किया था। जैसे तैसे बिना देखे घुटनों के बल चलते हुए मैं उस घर के मेन दरवाजे तक पहुंच गई। मैंने घुटनों के बल बैठे हुए दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा और उसे खोलने की कोशिश करी, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैं रोते हुए कह रही थी, कोई है क्या मेरी मदद के लिए? मेरी आंखों से खून निकल रहा था और मेरी हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे रही थी। तभी अचानक किसी ने मेरे पैर को पकड़ा और मैंने कहा, कौन है? उस हाथ ने मेरे पैरों को खींचा और मुझे उल्टा ज़मीन पर लेटा दिया। शायद ये वही लड़का होगा। मैंने खुद को सीधा किया और पीठ के बल लेट गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो किसके साथ लड़ती? मेरी आंखों के खड्डों से खून निकल रहा था। दिखने में मेरा चेहरा कितना अजीब सा हो गया था। वो चेहरा कितना भयानक दिखता होगा जिसकी आंखें ही नहीं हो। मुझे लग रहा था कि शायद मुझे उस लड़के ने खींच कर गिराया होगा, लेकिन मेरे सामने 3 लोग खड़े थे। पहला वीरेंद्र, जो शुरुआत में बाहर खड़े होकर मुझे अंदर जाते हुए देख रहा था। दूसरी वो लड़की जो जानवर की तरह इधर उधर दौड़ रही थी और अब भी मेरे सामने जानवर की तरह बैठकर मुझे घूर रही थी। और वो लड़का जिसने मेरी आंखें छीन ली। और तीनों की ही आंखों पर अभी भी भूरी पट्टी बंधी हुई थी। अचानक से वीरेंद्र ने मेरे दोनों पाँव को पकड़ा और मुझे उस कमरे की तरफ घसीटने लगा जहाँ से मैं बाहर निकली थी। वो लड़की जानवर की तरह उसी कमरे की तरफ तेज़ी से चल रही थी और वो लड़का भी उसी कमरे की तरफ भाग रहा था। मुझे समझ नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। वीरेंद्र मुझे घसीटते हुए उसी कमरे में ले गया जहाँ मेरी आंखें गायब हुई थी। कमरे में प्रवेश करते ही उस लड़के ने वहाँ पड़ी चारपाई को उठाकर दूर फेंका और वो लड़की, उसने उस चारपाई के नीचे एक तहखाने का दरवाज़ा था, उसे खोला। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, वीरेंद्र ने मुझे उसके अंदर गिरा दिया और लड़की ने उसे बंद कर दिया। वीरेंद्र ने दोनों से कहा, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। तीनों जितनी रफ्तार से हो सकता था उस घर से बाहर निकले और बाहर निकलते ही उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को हटाया। पट्टी को हटाते ही उनकी आंखें कुछ सेकंड के लिए रोशनी को झेल नहीं पाई, मानो बहुत वक्त से उन्होंने रोशनी को देखा नहीं था। तीनों उस घर के बगल में पड़ी गाड़ी में बैठे और वहाँ से चले गए। कोई नहीं जानता था कि वो घर श्राप से पीड़ित था और उस श्राप की शुरुआत हुई थी आज से कुछ महीने पहले। करीब पिछले 50 सालों से ये घर विकास और अंजनी का था। उनका एक बेटा था जो जंग में शहीद हो चुका था। विकास और अंजनी ही एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा थे, लेकिन विकास ने मौत के आगे पहले दम तोड़ दिया और अंजनी से कहा कि जब तक तुम जिंदा हो यह घर मेरी निशानी है, इसे संभाल कर रखना। वीरेंद्र, जो कि एक इंश्योरेंस का एजेंट था, क्योंकि विकास ने जीवन बीमा करवाया हुआ था, तो वीरेंद्र उसकी मौत के बाद उसके घर पर पहुंचा इंश्योरेंस के पैसे देने के लिए। और वहाँ वो इतने बड़े घर को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो खुद एक छोटे से घर में रहता था। बूढ़ी अंजनी को अकेला देखकर उसके मन में लालच आ गया और वीरेंद्र ने एक पुलिस वाले के साथ मिलकर इंश्योरेंस के कागज़ बताकर धोखे से घर अपने नाम करवा लिया। पुलिस वाले और वीरेंद्र ने बूढ़ी अंजनी को धमकाना शुरू कर दिया और इस घर से जाने के लिए कह दिया। बूढ़ी अंजनी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस उम्र में कोर्ट और कचहरी के धक्के खाए, तो उसे एक रास्ता मिला इससे छुटकारा पाने का।
अंजनी ने वीरेंद्र को फ़ोन कर बताया कि वो तैयार है इस घर को खाली करने को। वीरेंद्र अपने बच्चों के साथ अंजनी के घर पहुंचा, एक ट्रक और कुछ मज़दूर लेकर। मज़दूर पूरे घर का सामान लेकर ट्रक में डालने लग गए। वीरेंद्र के बच्चे पूरे घर में इधर उधर घूमकर मस्ती कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए घर काफ़ी बड़ा था। वीरेंद्र और उस बच्चे को मस्ती करते हुए अंजनी शांति से देख रही थी। जैसे ही पूरा सामान ट्रक में आ गया तो अंजनी ने एक पर्ची दी जहाँ पर यह सामान उसके घर का भिजवाना था, और ट्रक वाले सामान लेकर उसी पते की तरफ निकल गए। अंजनी अभी उसी कमरे में बैठी थी जहाँ विकास और अंजनी वक्त बिताया करते थे। कुछ देर बाद वीरेंद्र ने अंजनी को भी जाने के लिए कहा। अंजनी विकास की तस्वीर को अपने सीने से लगाए उस कमरे से बाहर निकली। वीरेंद्र और उसके बच्चे अंजनी के पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन मेन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही अंजनी रुक गई और वीरेंद्र की तरफ देखने लगी। वीरेंद्र ने उसे चिल्लाते हुए जाने के लिए कहा और अंजनी ने कहा, यह घर उसके पति की आखिरी निशानी थी और मुझे इसे संभालने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करूंगी मैं? तुमने घर भले ही कागज़ों में अपने नाम कर लिया है, लेकिन तुम इस घर की एक चीज़ भी अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। वीरेंद्र को गुस्सा आ चुका था और उसने अंजनी को धक्का मारा। अंजनी ने अपने गले में पहनी माला को उतारा और उसे तोड़कर फर्श पर गिरा दिया और बहुत अजीब से मंत्र पढ़ने लगी, जिसे सुनकर सब घबराने लगे। कुछ सेकंड मंत्र पढ़ने के बाद अंजनी ने इस घर के फर्श पर फूंक मारी। ये देखकर तीनों हैरान हो रहे थे कि ये क्या कर रही है। अंजनी अब लगातार वीरेंद्र की तरफ घूर रही थी। तभी अंजनी जोर जोर से खांसने लग गई। तीनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अंजनी के मुंह से अचानक से खून निकलने लगा और वो ज़मीन पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे जिस्म से खून निकलकर फर्श पर गिर चुका था और वो खून के ढेर पर लेटी हुई थी और मर चुकी थी। ये देख तीनों हक्के बक्के रह गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। वीरेंद्र घुटनों के बल बैठकर अंजनी को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंजनी मर चुकी थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके बच्चों ने कहा कि अब वो लोग क्या करेंगे। वीरेंद्र को कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो क्या करे और वो लगातार अंजनी की लाश की तरफ देख रहा था। अचानक से अंजनी ने एक अजीब और डरावनी सी आवाज़ में चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। अंजनी ने तुरंत वीरेंद्र का हाथ पकड़ा। दोनों बच्चे डर से चिल्लाने लग गए। वीरेंद्र और अंजनी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और दोनों की आंखों से एकदम से खून निकलने लग गया। ना चाहते हुए भी वीरेंद्र अपनी नज़र हटा नहीं पाया। वो दर्द में चिल्लाने लगा और अपने बच्चों को भागने के लिए कहने लगा। उसके बच्चे जैसे ही दरवाजे की तरफ भागने लगे, दरवाज़ा झटके से अपने आप बंद हो गया। बच्चे चिल्ला रहे थे और अंजनी की आंखें गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों की जगह एक गहरा काला खड्डा था। वीरेंद्र और उसके बच्चों की आंखें भी गायब हो चुकी थी और उनकी आंखों से खून निकल रहा था। वीरेंद्र और उसके बच्चे दर्द में चिल्लाने लगे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंजनी की लाश अचानक से धुआं बनकर गायब हो गई। वीरेंद्र और उसके बच्चे इधर उधर हाथ पैर मारते हुए चल रहे थे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों बाद भले ही वीरेंद्र और उसके बच्चों की आंखें गायब हो गई थी और भले ही उनकी आंखों से खून निकल रहा था, लेकिन अब उन्हें दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। घर से हज़ारों कोशिशों के बाद भी वो घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि इस घर से निकलने का एक ही रास्ता है, क्योंकि अंजनी ने तीनों की आंखें ले ली थी। इसलिए अगर उन्हें भी यहाँ से बाहर निकलना है तो किसी और की आंखें चाहिए होगी, क्योंकि ये श्राप जो अंजनी ने दिया है वो इस घर के साथ उनकी आंखों में पड़े खड्डों में भी था। लेकिन मैं नैना ये नहीं जानती थी कि ये श्राप मुझे भी भुगतना पड़ जाएगा। उन्होंने मेरी आंखें लेने के बाद उस कमरे में एक तहखाने का दरवाज़ा था जहाँ से उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। यह तहखाना 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा था और इस तहखाने से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जहाँ से मुझे नीचे गिराया गया। लेकिन उस दरवाजे तक पहुँचने के लिए उस तहखाने में ना तो कोई सीढ़ियाँ थी और ना ही कोई रस्सी।
कोई रास्ता नहीं था उस कमरे से बाहर निकलने का। एक तो मेरी आंखें जा चुकी थी, दूसरा उस कमरे में पहले से ही बहुत अंधेरा था। मैं अपने सामने की तरफ हवा में हाथ मारते हुए जानवर की तरह इस कमरे से इधर उधर चल रही थी और दीवार से टकराकर अपना रास्ता मोड़ लेती थी, और इसी उम्मीद में कि कोई तो दरवाज़ा होगा। और तभी चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथों ने किसी पाँव को छुआ था। उसके पाँव को छूते छूते मैंने अपने हाथों से उसके घुटनों को छुआ, फिर उसके सीने को और फिर उसके चेहरे को। मुझे साफ एहसास हो रहा था कि ये किसी की लाश है। उस लाश के चेहरे पर बहुत सारे कीड़े चल रहे थे, और जब मेरा हाथ उस लाश के चेहरे पर पड़ा तो कीड़े मेरी उंगलियों पर आ गए। मैंने चिल्लाते हुए हाथ हटाया और खड़ी होकर दूसरी तरफ जाने लगी तो मेरा पैर किसी चीज़ में टकराया और मैं नीचे गिर गई। और जब मैंने उस चीज़ को छुआ तो वो कुछ और नहीं बल्कि एक और लाश थी। मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। वो 3 लोग थे और 3 आँखों के बदले उन्हें 3 लोगों की आंखें चाहिए थी, और मैं उनका तीसरा शिकार थी। और इन दोनों लाशों की तरह एक दिन मैं भी लाश बन जाऊंगी। क्या आप भी कभी मेरी तरह गलत पते पर पहुँचे हैं?